जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि गुत्थी जो है वो उलझती जा रही है और सुलझने का नाम नहीं ले रही। वो ये समझना है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आखिर अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या है और राहुल गांधी की रणनीति क्या है, इनकी पॉलिटिक्स क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से राजनीतिक दांव पेच से दिल्ली के विधानसभा में जो पिछले 25-30 साल से वो बिल्कुल गायब हो गई है, वो घुसने का प्रयास कर रही है। क्या जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपनाई थी, उसका लाभ उनको मिलेगा या अरविंद केजरीवाल को वो लाभ मिलेगा जैसे कि सोरेन साहब को झारखंड के चुनाव में मिला, जो उन्होंने अपने लाभार्थी बनाए थे, जबकि वो लाभ भूपेश बघेल साहब को छत्तीसगढ़ में नहीं मिला, जबकि उन्होंने भी बहुत सारे लाभार्थी बनाए थे। धान उन्होंने भी 2500 रुपए में खरीदा था। अशोक गहलोत साहब राजस्थान में भी लाभार्थी का फायदा नहीं उठा पाए थे, जबकि उन्होंने 25 लाख की चिकित्सा सुविधा लाभार्थियों को दी थी। तो कुछ जगह लाभार्थियों का फायदा हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ। वो एक अलग मुद्दा है कि चुनाव आयोग और ईवीएम और नाम काटना और जोड़ना, ये सारी चीजें अलग हैं। लेकिन अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव में आखिर राहुल गांधी करना क्या चाह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल करना क्या चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। देखिए, राहुल गांधी ने जो आक्रामक रूप से दिल्ली विधानसभा में कल प्रवेश किया, अच्छा, ये कौन सी सीट उन्होंने चुनी? उन्होंने सीट चुनी सीलमपुर की। सीलमपुर वो एरिया है जहां पे बहुतायत में बहुत बड़ी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों और दलितों की है और बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। अच्छा, सीलमपुर वो जगह है जहां मतीन अहमद पहले कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज विधायक हुआ करते थे, 5-6 बार जीते थे और पिछले 2-3 बार से हार रहे हैं जब से आम आदमी पार्टी का वहां कब्जा हुआ। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा वोट किसी को मिले तो मतीन अहमद को मिले थे। लेकिन मतीन अहमद ने कुछ महीने पहले कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब उनका बेटा आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है और जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो कांग्रेस के कैंडिडेट बन गए जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट वो बन गए जो कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता थे। तो ये आमने सामने हैं और सीलमपुर वो एरिया है जहां मुसलमान और दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है। अच्छा, राहुल गांधी की मीटिंग में जो उन्होंने बोला, अगर उसका विश्लेषण करें तो आखिर उससे समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी रणनीति क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। ये सब लोग सोच रहे थे कि राहुल गांधी बोलेंगे क्या, वो मोदी जी पे ज्यादा प्रहार करेंगे या अरविंद केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे प्रहार करेंगे, और प्रहार करेंगे तो उसका मकसद क्या होगा। ये भी एक प्रश्न उठा कि भाई इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा और उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कांग्रेस के लिए काम नहीं किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़ गए और अब आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। फायदा नहीं हुआ, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर फायदा नहीं होता टीएमसी और कांग्रेस के समझौते के बीच में। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, या तो वो बाध्यता थी कि जिसकी वजह से विधानसभा के अंदर यह निर्णय लिया गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, राहुल गांधी की बात का अगर विश्लेषण करें तो पहली बात तो यह उभर के सामने आती है कि राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, क्योंकि भ्रष्टाचार ही वो मुद्दा था जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टार्टअप बन गई। सारे लाभ अगर राजनीति में किसी का हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने उठाया तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका फायदा उठाया और आम आदमी पार्टी ने भी उसका फायदा उठाया। आम आदमी पार्टी जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ और अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये सब लोगों ने, कुमार विश्वास, इन सब लोगों ने झंडे लहराकर वहां पर उस समय
डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को भ्रष्ट सरकार बताने का जिम्मा उठाया और वहां पे अनर्गल आरोप लगे, 2G के, कोलगेट के, पता नहीं कौन कौन से आरोप लगे, जबकि चिदम्बरम साहब ये बताते बताते थक गए कि जो विनोद राय कह रहे हैं CAG के अध्यक्ष, वो बिल्कुल नोशनल लॉस है और वास्तविकता में कोई लॉस नहीं है। लेकिन देखिए, आप जानते हैं राजनीति के अंदर जो परसेप्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और अन्ना हजारे ने उस आंदोलन में कि अन्ना नहीं है आंधी है, दूसरा महात्मा गांधी है, उस प्रकार के नारे लगा के युवा चेतना को जागृत किया और कांग्रेस के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जैसे कांग्रेस बहुत भ्रष्ट पार्टी। और उस भ्रष्टाचार के विरोधी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में फायदा उठाया 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में, और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चुनावों में फायदा उठाया और पिछले 3 विधानसभा चुनाव में वो फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें कि कांग्रेस को 8 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को पूरा मेजॉरिटी नहीं मिली, तो अब प्रश्न उठा, कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, आम आदमी पार्टी को समर्थन करे या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करे। और अभी तक अगर कांग्रेस ही केवल एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर जिसने भारतीय जनता पार्टी का कभी समर्थन नहीं किया, तो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया। और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने 2 चालाकियां की। पहली चालाकी की कि उन्होंने कांग्रेस का समर्थन लेके जो कांग्रेस का अपना एक आधार था उसको निगल लिया, और जितना वोटर कांग्रेस का था वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पास चला गया, क्योंकि वोट बैंक दोनों के कॉमन थे। और अगले जो 2 इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस की परसेंटेज ऑफ वोट्स बड़े कम हो गए और आम आदमी पार्टी ने अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनाया और कांग्रेस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो वही अपना 33-34% के वोट बैंक पे रह गई। लेकिन जिस आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पे विधानसभा के अंदर और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में कब्जा किया था, वो भ्रष्टाचार के मामले पिछले 10-11 साल से कोर्ट से एक एक करके छूटते चले गए, और कहीं ये सिद्ध नहीं हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्ट सरकार थी। और अरविंद केजरीवाल साहब के जो दावे थे कि दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार के आयाम स्थापित कर रखे हैं और उनके घर में AC लगे हैं, 48 AC हैं और 50 AC हैं, उनके पास फाइल है जिसमें सारे सबूत हैं, जिससे सिद्ध होता है कि शीला दीक्षित जो हैं बहुत भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उस आधार पे लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चालाकी से भारतीय जनता पार्टी से अपनी राह अलग कर ली और वो अपोजिशन कैंप में आ गए। मतलब जिस आंदोलन से उपजे थे और जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ साथ फायदा जिन्होंने उठाया था, केजरीवाल साहब ने भारतीय जनता पार्टी को धता बता दी। लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अगर दिल्ली के अंदर कमजोर किया तो बाकी स्टेट्स में उन्होंने वो सारे कदम उठाए जिससे कांग्रेस कमजोर हो। गोवा के अंदर वो चुनाव लड़े, जबकि उनको पता था कि गोवा के अंदर 1-2 सीटें वो जीत जरूर सकते हैं, क्योंकि एक हवा है, एक ईमानदारी का सर्टिफिकेट उनका लेके वो अपने साथ चल, कितने हैं कितने नहीं वो तो भगवान जानता है। लेकिन गोवा के अंदर उन्होंने कांग्रेस को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वही उन्होंने गुजरात में किया, वही उन्होंने हरियाणा में किया। अच्छा, गोवा में तो अरविंद केजरीवाल को तो छोड़िए, ममता बनर्जी ने भी हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जहां उनका कोई आधार नहीं था वहां भी उन्होंने अपने कैंडिडेट्स लड़ा दिए और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दिया। और कांग्रेस गुजरात से, गोवा से, हरियाणा में हर तरफ इन लोगों की वजह से, क्षेत्रीय दलों की वजह से कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की रणनीति क्या है, राहुल गांधी करना क्या चाह रहे थे। देखिए, राहुल गांधी ने 2-3 बिंदु जो उठाए, एक तो उन्होंने अच्छा, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने बाकी तो राजनीतिक चतुरता बहुत ज्यादा दिखाई, लेकिन मेरे ख्याल से एक गलती बहुत बड़ी कर दी। वो गलती ये है, हम लोग जैसे मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं कि ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स। ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स, इसका मतलब अगर आप अपने बारे में कोई चीज बहुत ज्यादा प्रचारित प्रसारित कर दें तो उसको संभाल पाना और उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मोदी जी ने 56 इंच का सीना और डंका बोल रहा है और पूरे विश्व में वो होगा और डॉलर का बराबर रुपया मैं कर दूंगा और अच्छे दिन आएंगे, सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे, महिला पे अत्याचार नहीं होगा, महंगाई नहीं होगी। अब वो ओवर ब्रांडिंग तो कर दी मोदी जी ने, लेकिन अब वो धीरे धीरे जनता की निगाह से वो चीजें ये सामने आने लगी कि भाई जो चीजें आप कह रहे थे, जो आप कह रहे थे कि इंडिया शाइनिंग, वो चीजें तो सही नहीं निकली। अच्छा, इसका फल तो अटल जी ने 2004 में झेल लिया था, जबकि उस समय कोई भी शायद ये नहीं मानने को तैयार था कि अटल जी 2004 का चुनाव हार जाएंगे, लेकिन वो हार गए थे और
सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के सोनिया गांधी के निर्देश पे एक सरकार बनी जो 10 साल चली और 2009 में बल्कि 2004 से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो प्रश्न उठता है कि ये जो ओवर ब्रांडिंग की भारतीय जनता पार्टी ने, वही गलती आम आदमी पार्टी ने कर दी। अब उन्होंने वादे तो कर दिए, ब्रांड तो अपना क्रिएट कर लिया कि मैं वैगन आर पे चलूंगा, मैं छोटा घर लूंगा, मेरे घर के अंदर कोई आलीशान चीजें नहीं होंगी, मैं तो आम आदमी हूं। अच्छा, अब जब ये राहुल गांधी ने सीलमपुर की मीटिंग में उसको घोषित किया तो उन्होंने उसी पे सबसे ज्यादा जोर दिया। ये जो भ्रष्टाचार का मामला है और एक आम आदमी की तरह काम करने का मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतना ही असत्य है जितना आम आदमी पार्टी के लिए असत्य है। अच्छा, गलती की भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कि आपस ही में भिड़ गए। वो कहने लगे साहब आपका शीश महल है, वो कहने लगे आपका ताजमहल है, आपका राजमहल है। अब वो जो चीजें, अच्छा शीला दीक्षित के बारे में, कांग्रेस के नेताओं के बारे में तो दिल्ली के अंदर ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि पिछले 15 साल से तो शीला दीक्षित मतलब दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं है, न सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है, ना दिल्ली के अंदर सरकार है, तो कांग्रेस पे वो अटैक कर नहीं रहे। तो हो क्या रहा है कि कांग्रेस तो अटैक कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, और कांग्रेस मजे से आनंद ले रही है। तो एक जो ये ओवर ब्रांडिंग वाला मसला था, ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए फंस गया। अच्छा, दूसरा ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली के अगर सबसे अच्छे दिनों की कोई याद करे तो वो दिल्ली का शासन था शीला दीक्षित का, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अच्छा, शीला दीक्षित ने काम किया, चुपचाप काम किया, सब कुछ झेलते हुए काम किया। 15 साल तक उनकी सरकार रही, एक लंबी सरकार रही, और ये सरकार तब रही जबकि अटल जी की भी सेंट्रल गवर्नमेंट थी। मेरे अटल जी की भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल में गवर्नमेंट होने के बावजूद शीला दीक्षित काम करा पाई। तो एक जो दूसरा पॉइंट राहुल गांधी ने दिखाया कि कन्फ्रंटेशन से सरकारें नहीं चलती। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली के अंदर गलती कर दी, आम आदमी पार्टी ने भी गलती कर दी कि पिछले 10-11 साल के अंदर केवल कन्फ्रंटेशन हुआ। एलजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नकीलें कसी, और आम आदमी पार्टी ने उस चीज को उजागर करते हुए और एलजी से किसी प्रकार का कंप्रोमाइज या किसी प्रकार से समझौता करके चलने के बजाय उसको कन्फ्रंटेशन लेके चले, और उसमें दोनों ने अपनी शक्तियों को क्षीण कर दिया। अब सवाल ये होता है कि राहुल गांधी ने जो ये स्ट्रेटेजी बनाई है, ये क्या आम आदमी पार्टी का फायदा पहुंचाने के लिए अपनाई है, या भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने के लिए फायदा उठाई है, या वाइस वर्सा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस को बड़ा भाई पार्लियामेंट के अंदर दिखा के उसकी आर्म ट्विस्टिंग करें, और पार्लियामेंट में तो सीटें ले लें। जैसे दिल्ली के अंदर भी पार्लियामेंट इलेक्शन में 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने ले ली और 3 सीटें कांग्रेस को दी, जबकि वास्तविकता यह है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलता है और असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को जो, लेकिन उन्होंने उसका फायदा उठाया कि आप बड़े भाई हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अच्छा, सीट एक भी नहीं मिली। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इस प्रकार से, अच्छा आप एक और चीज देखिए, टीएमसी, वहां उन्होंने वेस्ट बंगाल में तो कम्युनिस्टों को और कांग्रेस को खत्म कर ही दिया। केरला के अंदर एक विधायक जो कि इंडिपेंडेंट विधायक हैं, और वो इंडिपेंडेंट विधायक को टीएमसी ने विधानसभा से रिजाइन करा के अपने केरला प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। इसका मतलब यह है कि अगर ममता दीदी के तौर तरीकों का आप अध्ययन करें तो न केवल कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, बल्कि कम्युनिस्टों को न केवल वेस्ट बंगाल में कमजोर करने का प्रयास कर रही है, बल्कि केरला में भी कमजोर करने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब अपनी जड़ें वहां बिठाना चाहती हैं, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का नुकसान हो, क्योंकि मानी बात है कि वोट बैंक इन तीनों पार्टियों के करीब करीब एक है। अच्छा, यही सब क्षेत्रीय दोनों का हिसाब किताब है। वो हम जैसे संजय राउत कह रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र के अंदर हर कांग्रेस की वजह से हुए बड़ा भाई था, उसको ऐसा करना था, उसको वैसा करना था। तो अब सवाल यह है कि अगर पहला प्रश्न यह है कि आम आदमी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से उसे काम तो करने नहीं देगी। वही जो आरोप पहले रग रहे थे वो आरोप लगेंगे। दूसरा, एक हंग असेंबली आ जाए जिसके अंदर आम आदमी पार्टी को पूरी मेजॉरिटी ना मिले, कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिल जाए और भारतीय जनता पार्टी को भी मेजॉरिटी ना मिले, और तब आम आदमी पार्टी के बाद विकल्प केवल यह होगा कि या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाए या कांग्रेस के साथ सरकार बनाए। तो आम आदमी पार्टी को सरकार जो बनानी पड़ेगी, वो मानी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी, उनका पूरा जो इतिहास है वो उछल के सामने आ जाएगा, और कांग्रेस की ये बात सिद्ध हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और अगर कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे तो सारे क्षेत्रीय दलों को एक मैसेज मिल जाएगा कि आम आदमी पार्टी मतलब कांग्रेस ही एक ऐसी फोर्स है जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकती है, जो समझौता नहीं करेगी। वरना ममता बनर्जी ने भी अटल जी के जमाने में सरकार उनके साथ बनाई है, और ज्यादातर जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कभी ना कभी साथ दिया है कांग्रेस को छोड़ के। अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है, मान लीजिए, अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो उसकी जो बार्गेनिंग पावर और जो उसकी प्रेजेंस है और उसकी जो एक मॉडल उन्होंने क्रिएट किया है हेल्थ और एजुकेशन का, वो गुजरात में भी कमजोर होता है, गोवा में भी कमजोर होता है, पंजाब में भी कमजोर होता है। क्योंकि पंजाब के अंदर आप देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर 7 सीटें कांग्रेस को मिली और 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। इसका मैंने कांग्रेस बड़ी बड़ी फोर्स है वहां पर। तो अगर दिल्ली के अंदर किसी वजह से आम आदमी पार्टी हारती है तो पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी को परेशानी होगी। और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि एक ही सूत्र से दोनों उठे थे, तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को निपटाने में तो कोई कसर छोड़ेगा नहीं। लेकिन कांग्रेस के पास कुछ अपने ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे वो सुरक्षित हैं और आम आदमी पार्टी या किसी क्षेत्रीय दल से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। जैसे कर्नाटका है, जैसे केरला है, जैसे तमिलनाडु है, मतलब साउथ के स्टेट, तेलंगाना है, साउथ के स्टेट्स में कांग्रेस की प्रेजेंस है, चाहे क्षेत्रीय दल उसका, लेकिन क्षेत्रीय दल के लिए एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस बात को समझ लिया है अखिलेश यादव ने, और ये कांग्रेस ने भी। उत्तर प्रदेश उन्होंने कोई इस टाइप का स्टेटमेंट नहीं दिया। वहां पे जो मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस ने बिना शर्त के अखिलेश यादव को समर्थन दे दिया है, क्योंकि वहां पे मानी बात है कि अवधेश प्रसाद के जो बेटे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वही चुनाव लड़ने योग्य हैं, और वहां पे जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव बनाना है। तो एक सामाजिक न्याय का मसला। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के साथ और भी हैंडीकैप्स हैं दिल्ली के अंदर। एक हैंडीकैप ये है कि उन्होंने सीए एनआरसी में क्या स्टैंड लिया, उन्होंने धारा 370 में क्या स्टैंड लिया, जब दिल्ली राइट्स हुए तो उन्होंने क्या स्टैंड लिया, फिर जो 18,000 रुपए वो पंडितों को और ग्रंथियों को दे रहे हैं, और मुसलमानों के जो इमाम्स हैं वो उनके घर के सामने कह रहे हैं कि हमें 1.5 साल से तनख्वाह नहीं मिली। तो एक प्रकार का बाइफर्केशन के दलित और मुसलमान एक तरफ और बाकी सवर्ण वोट भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बीच में बंटते हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल उसी लाइन पे चलते हैं जिस लाइन पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, जिसमें हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं और एक हिंदुत्व का फेस सामने लेके चलते हैं। और राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। तो वो जिस प्रकार से मैं शुरुआत करता हूं अपने हर प्रोग्राम की, जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद, तो गोडसे मुर्दाबाद को छोड़ के बाकी तीनों चीजें कांग्रेस ने अपने जो नारा है उसके अंदर इसलिए ली हैं क्योंकि वो उस समाज के वर्ग जिसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, और जिसके अंदर 80% बैकवर्ड्स को और दलितों को और आदिवासियों को और मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को लेकर चलने की बात है, कांग्रेस उसे आगे बढ़ा रही है। और अरविंद केजरीवाल जो उस राजनीति के अंदर छेद कर रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी के सॉलिड वोट बैंक है। तो अब देखिए इलेक्शन में क्या होता है। अगर आम आदमी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिलती है तो एक मुद्दा बनता है, अगर आम आदमी पार्टी नहीं जीतती है तो क्षेत्रीय दलों को एक बहुत बड़ा संकेतक मिलता है, कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें मेरा जो आंकलन है, अब आखिर चुनाव आयोग है, नाम जोड़े गए, घटाए गए, वो तो आपको पता ही है क्या क्या हुआ है, लेकिन अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो मेरे ख्याल से 45 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी की आनी है, 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आनी है, और बाकी सीटें कांग्रेस की आनी है। तो ये अभी तक का मेरा आंकलन है। आगे क्या होगा देखते हैं, एनालाइज करते रहेंगे। लेकिन चुनाव आयोग की माया अपरंपार है, वो कुछ करेगा तो हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि जो हमने कहा था क्यों नहीं सही हुआ। अभी तक जो जमीनी धरातल की स्थिति है, अरविंद केजरीवाल परेशानी में है। यह भी डिपेंड करता है कि राहुल गांधी कितने एग्रेसिवली और एक्सटेंसिवली कन्विंसिंग करते हैं और किन मुद्दों को लेके चलते हैं। लेकिन ये पूरे क्षेत्रीय दलों को जो पूरे हिंदुस्तान के हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप कांग्रेस को इग्नोर नहीं कर सकते, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करेंगे तो उनकी जड़ें तो तब भी थोड़ी बहुत बच जाएंगी, लेकिन आपकी जड़ें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। ऐसी मेरी एनालिसिस है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।